है। चलो, ज्योग्राफी में 7 तक हो गया था। हम लोग 7 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लिए थे भूगोल का, क्लास 12 का। टोटल लगभग 15 से 16 क्वेश्चन होगा दीर्घ उत्तरीय में। उसके बाद लघु उत्तरीय में होगा लगभग 20 क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय समाप्त होगा तब लघु उत्तरीय हम लोग पढ़ेंगे। वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा नहीं होता है। एक दिन में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो जाएगा, 2-3 दिन में लघु उत्तरीय हो जाएगा, 4 दिन में। तो आज जो 8वां क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, वो है कृषि। कृषि से 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि कृषि से हमेशा लघु उत्तरीय में भी रहता है, दीर्घ उत्तरीय में भी रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो जितना क्वेश्चन कृषि से दिए हैं सबको बढ़िया से पढ़ना, 2 क्वेश्चन जरूरी आएगा, आ जाएगा उसमें से। देखो, रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। पहले देखो, रोपण, रोपण मतलब रोपना, है ना। जैसे बहुत सारा खेती होता है, वो बीज को छिड़काव विधि से होता है, यानी छींट देता है बीज खेत जोत करके। और एक होता है रोप, पौधा को अलग उगाया जाता है नर्सरी में। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वहाँ से हिस्ट पुष्ट यानी अच्छा पौधा को उखाड़ करके उसका चुनाव करके अलग खेतों में रोपा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रोपण विधि। क्या बोलते हैं, रोपण कृषि। और इसमें अधिकांश जो है नकदी फसल का खेती किया जाता है। नकदी फसल यानी जिसका उपयोग हम व्यवसाय के रूप में करते हैं, जिसके व्यवसायिक कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवसायिक कृषि। इसमें आता है तुमको जो भी, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, नारियल हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब जो है, बहुत सारे मसाला हो गया, ये सब किस में आता है, रोपण कृषि में। बहुत सारे फल आते हैं, है ना। उस जैसे अपने यहाँ आम लीची है, बागवानी के अंतर्गत आता है, लेकिन इस सब का भी क्या है, किसके अंतर्गत, रोपण कृषि में आता है। ठीक है, तो देखते हैं रोपण कृषि क्या है। उत्तर, रोपण कृषि एक प्रकार का व्यवसायिक कृषि है। व्यवसायिक कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो फसल का उत्पादन होता है, जो हम कृषि करते हैं, कृषि जो कार्य करते हैं, उससे जो उत्पादन होता है उसका उपयोग हम व्यवसाय में करते हैं। व्यवसाय मतलब खरीद बिक्री में करते हैं। किस में करते हैं, खरीद बिक्री में, यानी व्यवसाय के रूप में। जैसे अगर कोई कपास रोप रहा है तो खाएगा, नहीं खाएगा। कपास जब भी कोई किसान रोपेगा तो उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो किसके अंतर्गत आया, व्यवसाय के अंतर्गत आया। तंबाकू, तंबाकू रोपा जाता है तो तंबाकू खाएगा सब, नहीं, वो भी बेचा जाता है। गन्ना, गन्ना वो भी बेचा जाता है, जिससे क्या बनता है, चीनी बनता है, मिठा यानी गुड़ बनता है ना। उसके बाद चाय, कहवा, कहवा मतलब कॉफी, चाय हो गया, कहवा हो गया, नारियल हो गया, रबर हो गया, बहुत सारा मसाला हो गया। तो ये सब का उत्पादन मुख्य रूप से हम व्यवसाय के लिए करते हैं। किस लिए, व्यवसाय के लिए, उसको बेचने के लिए, देश के अंदर बिके या उसका निर्यात किया जाए देश के बाहर, तो ये व्यवसाय के लिए हम ही के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार के कृषि में मुख्य रूप से नकदी फसलों जैसे चाय, कहवा, रबर, तंबाकू, नारियल, केला, इसके अलावा गन्ना भी है, बहुत सारा है, गन्ना है, मसाला है, फल है, एवं अन्य फलों की कृषि की जाती है। इसे रोपण कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के फसलों को पहले नर्सरी में बीज से पौधा उगाया जाता है। उसके बाद पौधे को एक अलग बड़े भूभाग पर रोपा जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग सब्जी उब्जी बैगन उगन रोपता है किसान, तो उसका बीज नहीं बोआता है, बीज को अलग कहीं दूसरे नर्सरी में, क्यारी में छीटा जाता है, वहाँ से बीज होता है, तब उससे वहाँ से उखाड़ करके अच्छा बीज का चुनाव करता है। मतलब अच्छा बीज होना चाहिए पौधा, ताकि अच्छा से उसका विकास हो और उत्पादन अच्छा हो। ठीक है, प्याज तुम लोग देखा होगा, गोभी, ये सब का अलग नर्सरी में पहले उगाया जाता है बिचड़ा, उसके बाद वहाँ से उखाड़ करके क्या किया जाता है, दूसरे खेतों में रोपा जाता है। तो वही इसमें भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोपण विधि। क्लियर है इतना, चलो आगे देखो। इसका विशेषता है, रोपण कृषि का क्या क्या विशेषता है।
देखो पहला विशेषता है रोपण कृषि में व्यावसायिक कृषि अर्थात नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी इसका विशेषता है कि इसमें हम नकदी फसल का उत्पादन करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय करना। क्या होता है? व्यवसाय मतलब बेचना। दूसरा है रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ अर्जित करना है। आर्थिक बेचेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा, आर्थिक आमदनी होगा। तीसरा, यह कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। भारत खुद एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति कहाँ है? अगर हम वर्ल्ड देखेंगे, मैप देखेंगे तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस क्षेत्र में कैसा जलवायु पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय मतलब जहाँ पे गर्मी और आर्द्रता ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? उगाया जाता है। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जैसे चाय वगैरह देखा होगा बागान, है ना। उसके बाद मिट्टी की बात करें तो यह लेटराइट मिट्टी में भी होता है, काली मिट्टी में भी होता है, जलोढ़ दोमट मिट्टी में भी होता है। अगला है रोपण कृषि में एक भूभाग पर केवल एक ही प्रकार के फसल को रोपा जाता है। यानी एक बहुत बड़ा भूभाग है, खेत है, तो उसमें एक ही प्रकार के पौधा लगा सकते हैं। इसमें गहन कृषि यानी दो या दो से अधिक फसल का उत्पादन एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसका पेड़ जो भी होता है बड़ा होता है और थोड़ा दूर में रोपेंगे तो उससे उत्पादन कम होगा। बड़ा भूभाग चाहिए तब ना उत्पादन होगा ज़्यादा, तब हम उससे क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। और थोड़ा दूर में रोप देंगे तो उससे उत्पादन कम होगा, तब व्यवसाय कर नहीं पाएंगे। अब जैसे इसमें देखेंगे नारियल का, रबर है, ये सबका बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसमें छोटका पेड़ रोपेंगे तो उसको ढक देगा, होने ही नहीं देगा, छाव कर देगा। तो इसमें एक भूभाग में क्या किया जाता है? एक ही प्रकार का फसल उत्पादन किया जाता है। चाय के बागान में दूसरा कुछ देखा है? होगा ही नहीं। कहवा एक झाड़ी है जिससे कॉफी बनता है, वो नींबू जैसा होता है, अमरूद जैसा उसका पेड़ होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें भी दूसरा पौधा नहीं हो सकता है। केला, नारियल, तंबाकू, इस सब में एक ही भूभाग में क्या करता है? एक ही फसल को बोया जाता है। उसके बाद है रोपण कृषि में, अच्छा ये तो हो गया है। इस कृषि में अधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका एक और विशेषता क्या है? श्रम मतलब लेबर, मेहनत, है ना, यानी हैंड चाहिए, मैन पावर चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा श्रम यानी काम करने की आवश्यकता होता है, क्योंकि इसमें फसल उत्पादन के बाद इससे जो उत्पादन को तोड़ा जाता है उसका प्रक्रिया है बहुत सारा, तो एक दो आदमी से होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भूभाग पर होता है। जैसे कपास का देखा होगा, कपास उत्पादन किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मिल करके कपास से रुई प्राप्त करते हैं। चाय पत्ती देखा होगा, उसको जो तोड़ता है ज़्यादातर महिलाएं होती है ना, पीछे वो बैग जैसा रख ले रहता है, तोड़ तोड़ के उसको क्या करता है? उसमें डालता है। तो बहुत बहुत दूर में है चाय पत्ती बोया हुआ, तो दो चार आदमी से नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत सारा लेबर चाहिए, यानी श्रम की आवश्यकता होती है और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इतने बड़े भूभाग पर कृषि करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी चाहिए क्योंकि फसल को लगाना है, उसका देखभाल करना है, उसको नियमित रूप से कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है, सिंचाई करना है, बहुत सारा इसमें खरपतवार हो उसको क्या करना है? हटाना है। उस सब के लिए क्या चाहिए? श्रम और पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है, तब जा करके वह हमें अच्छा उत्पादन देगा और तब उससे हम बेच करके क्या कर सकते हैं? आर्थिक आमदनी कर सकते हैं। अगला है यह निर्यात को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में सहायक होता है। यानी देश में जितना भी नकदी फसल होता है वह सभी फसल देश में खपत नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ से विदेशों में उसको निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है। जैसे अपना बिहार की बात करेंगे तो यहाँ से 3 चीज़ निर्यात होता है। एक होता है लीची, आम और मखाना, मुख्य रूप से और भी बहुत सारे फसल है, सब्जी में है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है, मखाना है, लीची है और आम है। केला भी है, तो केला भी जाता है
है ना, बिहार से। लेकिन ज़्यादातर विदेश में ये तीन फसल है मुख्य रूप से, इसका निर्यात किया जाता है। इससे निर्यात होता है तो इससे किसको किसको फायदा है? इससे भारत सरकार को फायदा है, राज्य सरकार को फायदा है, किसानों को फायदा है। यानी क्या करता है? आर्थिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, जितना अधिक निर्यात होगा उतना आमदनी होगा, और जब देश से बाहर कोई बिकता है कोई सामान कोई वस्तु तो उस पर टैक्स लेता है कौन? भारत सरकार। और बिहार से बाहर जाएगा तो कौन लेगा? बिहार सरकार लेगा। तो इस तरह से देश को क्या होता है? आर्थिक आमदनी होता है, देश आर्थिक तरक्की करता है और किसानों को भी फायदा होता है। तो ये हो गया विशेषता किसका? रोपण कृषि का। अब 9वां क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना करें। यानी चावल उत्पादन किस किस परिस्थिति में होती है, चावल उत्पादन से संबंधित सभी तथ्य को देखेंगे। और इसका वितरण का मतलब भारत के किस किस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है ना, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, इसको उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है। तो चावल आंसर देखते हैं। भारत का सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक है, पूरे भारत में देखेंगे यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक, सबसे ज़्यादा कुछ राज्य को छोड़कर, जैसे पंजाब साइड है उधर ज़्यादातर लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन साउथ में चल जाओ, अपना बिहार बंगाल यूपी इधर चले जाओ तो इधर सबसे ज़्यादा, या जो दक्षिणी भारत है मध्य भारत है, सब जगह सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है खाने में? चावल का। तो चावल जो है भारत का सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और चावल के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है पूरे विश्व में। यानी चावल का उत्पादन में प्रथम स्थान पर किसका है? कौन सा देश है? चाइना है, चीन है, और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। देखो, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में चावल की खेती संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का लगभग 25%, कितना? 25% भूभाग पर की जाती है। यानी जितना कृषि योग्य भूमि है जिस पर भारत में कृषि की जाती है, ठीक है, संपूर्ण भूमि नहीं, संपूर्ण कृषि जितना पर होता है कृषि योग्य भूमि। संपूर्ण भूमि में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा ना, पठार आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, उसके बाद मरुस्थल आ जाएगा। तो उस सब को छोड़ करके जितना में खेती किया जाता है भारत में, उस पूरे जमीन का मतलब खेत जो भी है कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत? 25%। यानी बहुत बड़ा क्या है? भाग लेता है कृषि में। यानी 25% पर ये केवल क्या होता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व के संपूर्ण चावल उत्पादन का लगभग 22% चावल उत्पादन करता है। यानी पूरे दुनिया में जितना चावल उत्पादन होता है उसका 22% अकेले कौन करता है? भारत करता है। इसका मतलब चाइना 22% से अधिक होगा क्योंकि वो 1 नंबर पर है ना। तो यहाँ से भी हम सोच सकते हैं, अगर आएगा ऑप्शन कि दुनिया में चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चाइना। प्रतिशत पूछ देगा कितना करता है, तो ये अगर याद रहेगा तो इसका अगला ऑप्शन रहेगा 25%, 28%, वही सब में से कोई होगा, क्योंकि हमको पता है भारत कितना करता है? 22%। तो इससे ज़्यादा है चाइना का, तो 22% से अधिक होगा। देखो, 25% भूभाग पर भारत में चावल का खेती होता है और पूरे दुनिया का 22% चावल उत्पादन करता है कौन? भारत। और इसमें भारत जो है चावल का निर्यात भी करता है, और जो उच्च गुणवत्ता का जो चावल अपने यहाँ पाया उत्पादन होता है जिसको बासमती बोलते हैं, है ना, जो बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, भारत सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य शामिल है। ठीक है, ये सभी राज्य जो है मिलकर के भारत का लगभग 70% चावल का उत्पादन करता है। इसके अलावा भी है पंजाब है और हरियाणा है, यहाँ भी चावल का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे
उपजाऊ भूमि है और सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छा है। चावल एक खरीफ फसल है, पहले थोड़ा सा इस समझ लो कि चावल कैसा फसल है, खरीफ फसल है जिसके उत्पादन के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है। ये कम पानी में होगा ही नहीं। इसके उत्पादन के लिए इसका जो जड़ होता है, एक पेड़ से बहुत सारे निकलते हैं, है ना, इस सब में बाली निकलता है, ये है ना, सब में बाली होता है और एक जड़ एक ही जगह होता है सबका। तो धान के उत्पादन के लिए हमेशा ये जो इसका जड़ है, कम से कम जड़ पानी में डूबा हुआ रहना चाहिए या नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसमें नमी की मात्रा घटेगा जड़ में तो जो बाली में जो धान का उत्पादन हो रहा है वो नहीं होगा ढंग से। इसलिए उस क्षेत्र में आज अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है जहाँ पे बारिश अधिक होती है, तापमान भी अधिक होना चाहिए, बारिश भी अधिक होना चाहिए और मिट्टी का गुण होना चाहिए कि नमी को रोक के रखे, है ना, नमी को रोक कर रखे लंबे समय तक। और बालू वाला जैसा मिट्टी में रोप देंगे, बलथर मिट्टी में, तो पानी मान लीजिए कितनों भी पटाएंगे तो तुरंत पानी या नमी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और इसको हमेशा नमी चाहिए, तो रोज पानी पटाएगा आदमी पागले हो जाएगा। क्योंकि पानी सिंचाई करने में खर्च होता है, तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो घाटा हो जाएगा। इसलिए मिट्टी ऐसा चाहिए कि मान लो कि बारिश नहीं हुआ कभी, तो सिंचाई करे, पानी पटाए, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह पानी नमी रुके, वैसा मिट्टी वाला खेत होना चाहिए। तो ये देख लिए। अब देखो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल दशा है, यानी चावल के अच्छा उत्पादन के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो पहला है मिट्टी। क्या है? मिट्टी। चावल उत्पादन के लिए देखो कौन कौन मिट्टी में होता है, दोमट, चिकनी एवं जलोढ़। ये तीनों में क्या होता है, उत्पादन अच्छा माना जाता है चावल का। इसमें सर्वाधिक ये जो मिट्टी है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, इसमें सर्वाधिक, इसे क्या माना गया है चावल उत्पादन के लिए, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है इस मिट्टी को। इस प्रकार के मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है जो चावल उत्पादन के लिए आवश्यक है। जल धारण की क्षमता मतलब नमी को रोक कर रखने के लिए क्या होना चाहिए, उस मिट्टी में क्षमता होना चाहिए। दूसरा है भूमि। चावल की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ऐसे भूमि की आवश्यकता होती है जो जल को रोक कर रख सके, है ना। अब इसके लिए समतल एवं डेल्टाई भाग यानी डेल्टा का क्षेत्र जो होता है वाला भूमि उपयुक्त मानी जाती है। देखो समतल रहेगा तो क्या करेंगे, खेत के चारों ओर मेड़ बना देंगे, है ना, और तब उसमें बारिश का पानी हो या नहर से सिंचाई करे या नलकूप से सिंचाई करे। मेड़ बनाने से क्या होगा कि पानी का ठहराव होगा, रुकेगा, ठीक है। अगर मिट्टी समतल न रहे, ऊंचा नीचा रहे, ढाल नुमा रहे, तो पानी कितनों मेड़ बनाएंगे तब पानी रुकने वाला नहीं हो, तो बह जाएगा, तो नमी वहाँ पे रुकेगा नहीं। तो समतल भूमि होना चाहिए। बारिश हो तो सब में एक समान से पानी रहे, नमी रहे। अगर बारिश न हो, अगर हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़े तो चारों ओर मेड़ बना देंगे, तो इससे पानी आराम से रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा डेल्टा वाला क्षेत्र जो होता है, डेल्टा वाला भाग। डेल्टा जानता है कि नहीं, डेल्टा क्या होता है? जैसे सुंदरबन डेल्टा है, जो नदी और समुद्र का जो मुहाना होता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो डेल्टा कहलाता है। वहाँ पे हमेशा पानी यानी नमी की मात्रा सालों भर रहता है, दलदली होता है थोड़ा बहुत। जो एक दलदली हो गया जहाँ पे दलदली क्षेत्र में तो होगा नहीं, दलदली क्षेत्र के ऊपरी जो जमीन होता है वह नमी युक्त होता है सालों भर, वो भी किसके अंतर्गत आता है, डेल्टा के अंतर्गत। तो वहाँ भी धान की खेती, चावल की खेती अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि नमी अधिक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे खुद से नमी है, क्योंकि वह डेल्टाई क्षेत्र है, नदी का मुहाना है, तो वहाँ पे जब मिट्टी में हमेशा क्या रहता है, नमी रहता है, और वहाँ फसल धान का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसका उदाहरण है पश्चिम बंगाल। इसलिए पश्चिम बंगाल डेल्टाई क्षेत्र है। इसलिए पश्चिम बंगाल में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ पे साल भर में 3 फसल होता है धान का। एक कटता है, दूसरा रोपता है, तीसरा के लिए बिचरा तैयार रखता है। समझ गया? यानी साल भर में कितना, 3 फसल धान रोपता है, और अपने बिहार में एक ही बार होता है, ठीक है। तो असम
असम और पश्चिम बंगाल ऐसा 2 राज्य है भारत का जहाँ पे एक वर्ष में 3 फसल होता है धान का। ठीक है, कौन कौन? 2 ही राज्य है, असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे एक वर्ष में धान का 3 फसल उगाया जाता है। ठीक है, और उधर चलेंगे कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्ष में 2 बार खेती किया जाता है चावल का। कितना बार? 2 बार। बिहार यूपी में 1 बार, पंजाब में 1 बार। ठीक है, तो कैसा भूमि चाहिए? समतल और डेल्टा वाला। उसके बाद देखो तापमान। चावल के अच्छी पैदावार के लिए उच्च तापमान आवश्यक है। इसके लिए लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त मानी जाती है। यानी तापमान कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी अगर इतना तापमान रहता है जहाँ पे धान का खेती हो रहा है, धान को रोपा गया है, तो ये सभी दशा रहेगा, मिट्टी, नमी, उसके बाद ये तापमान, तो धान का पैदावार बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इससे कमेगा तो दिक्कत होगा, इससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, यानी उत्पादन में थोड़ा सा कमी हो सकती है। ये सबसे उपयुक्त तापमान माना जाता है। उसके बाद है वर्षा। चावल उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होना आवश्यक होता है। 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश कितना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। साल भर में उस क्षेत्र में इतना बारिश होना जरूरी है। इसके तब ना मिट्टी में नमी बना रहेगा, है ना। मिट्टी में नमी बना रहने से चावल का उत्पादन अच्छा होता है। उसके बाद है जलवायु। तो चावल के उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। एक तो टेम्परेचर होना चाहिए गर्म और आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी, यानी गर्म भी हो, मौसम गर्म भी हो और उसमें नमी भी हो। तो इसलिए अपने यहाँ बिहार में वह बरसात का मौसम होता है, जुलाई अगस्त का, है ना। जून जुलाई में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम होता है, गर्मी भी होता है और नमी भी होता है, बारिश भी होता है। इसलिए अपने यहाँ बिहार में चावल का जो खेती किया जाता है जून जुलाई में किया जाता है। मध्य जून के बाद बोया जाता है और मौसम अगर ज़्यादा गर्म है, अगर बारिश नहीं हुआ है, तो उसको 1 आध सप्ताह उतार करके, यानी मौसम के अनुसार उसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। अच्छा, धान कैसा है? इसको कैसे बोया जाता है? चावल के धान को, इसको भी रोपण विधि से किया जाता है। इसका भी बिचड़ा उगाया जाता है, फिर बाद में उसको क्या किया जाता है? अलग खेतों में रोपा जाता है। ठीक है, अब देखो भारत में चावल उत्पादन का वितरण। वितरण का मतलब किस किस क्षेत्र में, भारत के कौन कौन से राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखो, चावल एक प्रमुख खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है, जो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। चावल उत्पादन का वितरण मुख्य रूप से मैदानी भाग में कौन कौन से राज्य आएंगे? यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र मैदानी भाग है। तटीय मैदान जैसे भारत का देखेंगे ये, तो ये जो तट है, समुद्री तट है, इसमें भी मैदान है, यानी मैदानी भाग है। कुछ जहाँ मैदानी भाग है, जहाँ की समतल भूमि है, वहाँ भी क्या किया जाता है? खेती किया जाता है चावल का। हिमालय घाटी, ये जो है हिमालय घाटी, यानी जो हिमालय का क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर का राज्य, वहाँ भी सोपानी कृषि में इसका खेती किया जाता है। सोपानी कृषि बताए थे, सीढ़ी नुमा कृषि को ही क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि। ये पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। पूछेगा कि सोपानी कृषि किस राज्यों में किया जाता है? तो पर्वतीय राज्यों में। अरे हो सकता है राज्य का नाम पूछ दे, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्या देंगे? उत्तराखंड। यानी जो पर्वतीय राज्य है उसी में सोपानी या सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। तो ये हो गया हिमालय की घाटी में हो गया।
जहाँ पे सोपानी कृषि यानी सीढ़ी नुमा खेत को बना करके वहाँ पे खेती किया जाता है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये बीच का जो है दक्षिण भारत में बीच का जो ये पठारी क्षेत्र है, जो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये पठार है दक्षिण का पठार है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, आंध्रा, ये सब राज्य आता है। ठीक है, चलो अभी इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं भारत में चावल उत्पादन का वितरण निम्न है। ठीक है, ये तो क्षेत्र की बात हुई कि कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। अब वितरण यानी अब राज्य की बात करेंगे कि कौन कौन से राज्य में है। तो पहला है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य। कौन? पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल में चावल का 3 फसलें उगाई जाती है, यानी एक वर्ष में कितना? 3 बार, यानी वर्ष में 3 फसल चावल का उगाया जाता है। उसके बाद है, भारत के उत्तर के मैदानी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में चावल की खेती की जाती है। चावल उत्पादन में पंजाब, हरियाणा अग्रणी राज्य है। क्यों अग्रणी राज्य है? उत्तर, क्योंकि वहां पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है ना, समतल जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वहां के किसान जो है मतलब इसके लिए एलिजिबल है कि वो खर्च कर सके हर चीज में। वही सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है। यानी समझो, सबसे अधिक भारत में चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। देखो, एक उत्पादन एक उत्पादकता, दोनों अलग अलग चीज है। कहेगा उत्पादकता में सबसे अधिक होगा पंजाब, हरियाणा। उत्पादकता मतलब कम खेत में रोपे, उत्पादन अधिक हो। ठीक है, ये उत्पादकता हुआ। ठीक है, कम में रोपे, उत्पादन बहुत हुआ। और सर्वाधिक उत्पादन मतलब उस राज्य का कितना में रोपे उसे नहीं मतलब है, उत्पादन कितना हुआ। तो इसमें पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश। और उत्पादकता की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा है। बात समझ में आ गया? 2 फसल, साल में 2 फसल किधर होता है? दक्षिण भारत में होता है चावल का। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी का जो मुहाना है उस क्षेत्र में। देखो, प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दक्षिण भारत की बात अगर पूछेगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात पूछेगा, तो सर्वाधिक उत्पादन चावल का कौन 3 राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत का चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पूरे देश की बात किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर यूपी है। उत्पादकता की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा है। याद रहेगा ना? चलो चौथा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में चावल प्रतिवर्ष चावल की 2 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, कौन कौन नदी का मुहाना? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसका जो मुहाना है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ भी वर्ष में 2 बार कृषि किया जाता है। किस चीज का? चावल का। चलो अगला है, चावल का लगभग 70% उत्पादन भारत के 7 राज्यों, इसको भी ध्यान रखना है, इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होता है। इसमें बहुत सारे पंजाब, हरियाणा इस सबको छोड़ दिया गया है। मतलब ये जो 7 राज्य है, इस 7 राज्य में कुल जो उत्पादन होता है चावल का, वह पूरे देश में जो 70% उत्पादन करता है। यानी मान लो पूरे देश में 100 कुंटल चावल हुआ, कितना? 100 कुंटल, चाहे 100 या 1 कुंटल। 1 कुंटल में कितना केजी? 1 कुंटल में 100 केजी। मान लो 100 केजी उत्पादन हुआ चावल का, उसमें 70 केजी कहाँ होगा? इसी 7 राज्य में। ठीक है, यानी 70% कहने का यही अर्थ हुआ। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन हमारा। 8 और 9 था ना।
तुम लोग इसको जाना, इसको लिख लेना अच्छा से, और जो यूट्यूब पर देख रहा है वो सब भी लिख लेना, काहे कि ये एकदम परफेक्ट आंसर होता है। ये सब इस तरह से कहीं गेस उसमें मिलता नहीं है, अपने से बनाया हुआ है। आधा क्वेश्चन लगभग हो गया है ज्योग्राफी का, आधा और खत्म होगा, उसका लघुत्तरीय हो जाएगा। 2-4 दिन में लघुत्तरीय पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तरीय 2 नंबर का होता है, छोटा छोटा आंसर होता है, इसमें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये खत्म होगा, और जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर मनाने के बाद खाली होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब सब्जेक्ट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, उससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, उलूल जुलूल क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करते, जो सही है जो परफेक्ट है वही क्वेश्चन रहेगा, उसी को पढ़ना है बार बार। और एक भी क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं कम से कम 90 क्वेश्चन तक के आंसर तुम जरूर जानते रहोगे, बस मेहनत करना होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसको तो पढ़ना पड़ेगा, तब ना 90 क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब 9 हो गया ना, तब फिर 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे अगला में 10 और 11। ठीक है, कल सब